नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 डोमेन्स ऑफ टैक्सोनॉमी, अर्थात वर्गीकी के 3 अनुक्षेत्र या डोमेन्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेन्स क्या है, डोमेन्स किसने दिया, इस प्रकार का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस प्रकार के वर्गीकरण में जो डोमेन्स दिए गए हैं उनके बीच में क्या अंतर है, उन अंतर को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि 5 जगत वर्गीकरण आपने अब तक पढ़ चुका है, तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? भाई आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है ना। 5 जगत वर्गीकरण में संपूर्ण संसार में पाए जाने वाले जीवों को मुख्य रूप से 5 जगत में बांटा गया है। और ये 5 जगत कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई और 5वां है एनिमेलिया। अगर हम इन जगत के लक्षणों की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा मोनेरा पर। भाई व्हिटेकर तथा अन्य टैक्सोनॉमिस्ट ने सारे के सारे जो बैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत शामिल किया है। मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को शामिल किया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जिसमें सुसंगठित केंद्रक का भाव होता है, अर्थात जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता तथा जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स को शामिल किया गया है। अब देखिए, ये जो वर्गीकरण दिया गया था, मोनेरा का वर्गीकरण जो दिया गया था, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी पर आधारित था, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अध्ययन पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे विकास होते चले गया वैसे वैसे अनुसंधान के क्षेत्र खुलते गए और स्टडी का लेवल भी जो है वो बढ़ता गया। जब स्टडी का लेवल बढ़ता गया तो नई नई जानकारी आई और ये देखा गया कि मोनेरा के कुछ सदस्य अन्य दूसरे सदस्यों से, अर्थात मोनेरा के ही अन्य सदस्यों से कोशिका भित्ति के संगठन, राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम तथा प्रतिजैविकों के प्रति सुग्राहिता जैसे लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मोनेरा जगत के कुछ सदस्य अपने अन्य सदस्यों से कोशिका भित्ति संगठन, ध्यान रखिएगा इसको, कि किसके आधार पर? कोशिका भित्ति संगठन के आधार पर, राइबोसोमल आरएनए के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर तथा एंटीबायोटिक्स के प्रति सुग्राहिता जैसे लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संसार में जो पाई जाने वाली जो सेल्स है वो सेल्स अब 2 प्रकार से 3 प्रकार की हो गई। भाई पहले 2 प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी कौन सी थी? यूकैरियोटिक सेल्स। भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनमें सुसंगठित केंद्रक का भाव होता है। केंद्रक का भाव होने की वजह से जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि मोनेरा के अंतर्गत किनको शामिल किया गया था? प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को शामिल किया गया। तो वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है अब ये 2 प्रकार की होती है, यूबैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है, या जिसको हम यूकेरिया या आर्किया कह सकते हैं। तो इस आधार पर सेल अब कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। तो इस आधार पर कार्ल उज के द्वारा आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को अमान्य किया गया है, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण को अमान्य किया गया तथा उनके द्वारा टैक्सोनॉमी के लिए एक नए टैक्सॉन का प्रस्ताव रखा गया। भाई एक नया संवर्ग जो है उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया और इस संवर्ग को नाम दिया गया डोमेन। भाई यहां पर आपको टैक्सॉन का मतलब पहले से पता है। टैक्सॉन का मतलब होता है
ग्रुप या समूह, ठीक है ना, संवर्ग, जैसे जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया, गण हो गया, ये सब क्या है, टैक्सॉन। तो कार्ल यूज ने क्या काम किया, एक नए टैक्सॉन को प्रस्तावित किया और इस नए टैक्सॉन को उन्होंने क्या नाम दिया, डोमेन नाम दिया, और इस डोमेन को जगत के ऊपर रखा गया। ठीक है, तो यहां पर अब क्या आ गया भाई, डोमेन आ गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, एक नए डोमेन होने से उन्होंने संसार में पाए जाने वाले पूरे जीवों के लिए एक नया वर्गीकरण प्रस्तावित किया। सबसे पहले तो काम उन्होंने क्या काम किया कि मोनेरा को दो डोमेन्स में बांट दिया। ठीक है, अब ये बांटा किस आधार पर, राइबोसोमल आरएनए के जीन सीक्वेंस के आधार पर। देखिएगा कि राइबोसोमल आरएनए के जीन सीक्वेंस के आधार पर उन्होंने क्या काम किया, मोनेरा के जो जितने सदस्य हैं उनको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने एक तो डोमेन फर्स्ट और दूसरा डोमेन सेकेंड को प्रस्तावित किया। डोमेन फर्स्ट में आर्किया, डोमेन सेकेंड में बैक्टीरिया को शामिल किया गया। जबकि प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया के लिए एक अलग डोमेन जिसको यूकेरिया नाम दिया। इस प्रकार से एक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को उन्होंने जन्म दिया। तो हमने 3 डोमेन्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या देखा, हमने ये देखा कि टैक्सोनॉमी में डोमेन को सुपर किंगडम कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना कि वर्गीकरण में डोमेन को सुपर किंगडम कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, टैक्सोनॉमी में डोमेन जो है वो सर्वोच्च रैंक आता है, और ये किसके पहले रखा जाता है, किंगडम के पहले रखा जाता है। जगत के पहले क्या आता है, डोमेन आता है। ठीक है, तीसरी बात, 3 डोमेन पद्धति जो कि कार्ल उज के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, यह पद्धति वास्तव में वर्गीकरण की जैविक पद्धति है। ध्यान क्या रखना है आपको कि 3 डोमेन पद्धति, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, डोमेन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कार्ल उज के द्वारा सन 1900 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। अब 3 डोमेन वर्गीकरण पद्धति को 6 जगत वर्गीकरण पद्धति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप आगे समझेंगे। कार्ल उज और उसके सहयोगियों ने क्या काम किया, इस संसार में पाए जाने वाले जितने एनिमल्स हैं, जितने लिविंग बीइंग्स है, जितने सजीव है, उन सजीव को मुख्य रूप से कितने डोमेन में बांटा भाई, 3 डोमेन में बांटा। सबसे पहले आर्की, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकेरिया। ठीक है, हाँ, यहां पर एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि 3 डोमेन्स ऑफ टैक्सोनॉमी किस आधार पर दिया गया है भाई, राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस के आधार पर जो है ये वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें कार्ल उज और उसके सहयोगियों के द्वारा इस संसार में पाए जाने वाले जितने लिविंग बीइंग्स है उनको मुख्य रूप से 3 डोमेन में बांटा गया है। डोमेन फर्स्ट आर्की, डोमेन सेकेंड बैक्टीरिया, डोमेन थर्ड यूकेरिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए, डोमेन आर्की के अंतर्गत एक किंगडम है जिसको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत एक किंगडम है जिसको यूबैक्टीरिया कहा जाता है। जबकि डोमेन यूकेरिया के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 किंगडम है, जिनमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल किए। तो कुल मिलाकर जगत कितने हो गए, किंगडम कितने हो गए, 6। इस कारण से इस वर्गीकरण पद्धति को 6 जगत वर्गीकरण पद्धति भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं वापस, आर्किया के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, अर्थात या बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में पाए जाते हैं, चाहे वो दलदल वाले स्थानों में हो या ऐसे उच्चतम तापमान वाले स्थानों में पाए जाते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। जैसे कि मैथेनोजेंस दलदली स्थानों में पाया जाता है, वहीं पर हेलोफिल्स की बात करें लवणीय जलों में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब कि जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं। तो आर्किया के अंतर्गत मैथेनोजेंस, हेलोफिल्स,
तथा थर्मो एसिडोफिल्स को शामिल किया गया है। वही बैक्टीरिया के अंतर्गत जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं या माइकोप्लाज्मा है, इनको शामिल किया गया है। जबकि यूकेरिया के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को शामिल किया है। चलिए अब इनके और मूल लक्षणों की तरफ आते हैं। अगर वासस्थान की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आर्किया है यह एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में पाया जाता है, जैसे गर्म झरने में, दलदले वाले स्थानों में, या ऐसे स्थान जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, लवणीय जलों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया विविध वास स्थानों में पाए जाते हैं, अलग अलग स्थानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि यूकेरिया के जो सदस्य होते हैं अनेक प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, वातावरणीय दशाओं में पाए जाते हैं। ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, इवन शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में ये पाए जाते हैं। चलिए दूसरा देखें, कोशिका का आकार आर्की जो है ये 0.4 से लेके 4 मिली माइक्रोन साइज के होते हैं। बैक्टीरिया भी ये लगभग इतने ही साइज के होते हैं, 0.5 से लेकर 5 मिली माइक्रोन तक होते हैं। लेकिन यूकेरिया के जो सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं, इनसे बड़े होते हैं, 5 मिली माइक्रोन से बड़े होते हैं। चलिए तीसरे कैरेक्टर पे आते हैं, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है। देखिए आर्की की जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। ध्यान में रखिएगा कि आर्की की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल जो है, उसमें किसका अभाव होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का अभाव होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, अर्थात इनकी जो सेल वॉल है किसके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब आते हैं यूकेरिया की अगर हम बात करें, यूकेरियोटा की बात करें, तो प्लांट और कवक में सेल वॉल पाई जाती है, बाकी में सेल वॉल नहीं पाई जाती। जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, अगर प्लांट है तो उसमें किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पर कवक की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। तो कोशिका भित्ति की संरचना की बात करें तो कोशिका भित्ति में एस्टर बंध से जुड़े हुए आइसोप्रीन पाए जाते हैं, किसमें, आर्किया में। लेकिन बैक्टीरिया में यहां पर आइसोप्रीन की जगह पर क्या हो जाते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। वहीं यूकेरियोटा में भी ये फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अब सेल की बात कर लें कि सेल कैसा होता है। अगर हम सेल की बात करें तो आर्किया के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को शामिल किया गया है, वहीं बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल को शामिल किया गया है। लेकिन यूकेरियोटा के अंतर्गत यूकेरियोटिक सेल वाले एनिमल को शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं पर अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें, देखिए जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो आर्किया के अंतर्गत जो है वो सूक्ष्म वलयाकार गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, यहां पर एक सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। यही कंडीशन बैक्टीरिया में भी होती है। लेकिन अगर हम यूकेरियोटा की बात करें तो इसमें चूंकि पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र के अंदर हिस्टोन प्रोटीन युक्त जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा है। उम्मीद करूंगा कि यह क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे सूचित करें, मुझे बताएं कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।